नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं बात करूंगा आपसे कि साहिब इस बात को लेकर क्यों परेशान है कि कुछ राज उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। साहिब को लग रहा था कि 2024 तो बहुत आसान है, कोई है ही नहीं मुकाबले में। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद देश की तस्वीर ही बदल गई है, देश का सीन ही बदल गया है। और ये बदला हुआ सीन साहिब के लिए परेशानी का सबब बन गया है। छोटे साहिब और बड़े साहिब परेशान हैं कि ये राज्यों में, जिन राज्यों की आज मैं आपसे बात करूंगा कि इन राज्यों में क्या तरकीब करें, शतरंज की कौन सी चौसर बिछाएं, क्या रणनीति अपनाएं कि सत्ता 2024 में फिर मिल जाए जो अभी मिलती हुई दिख नहीं रही है। मैं बातचीत करूंगा आपसे, उससे पहले छोटी सी प्रार्थना आपसे। आपको पता है कि हम गोदी मीडिया नहीं हैं, सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल पूछते हैं। तो जाहिर है हम सत्ता से कभी कुछ नहीं चाहते, लेकिन आपका प्यार और आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेंबरशिप का फॉर्म है। अगर आपको लगता है कि आप हमारा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं तो उस मेंबरशिप फॉर्म के ऊपर खोल लीजिए, उचित समझें तो उसमें कुछ मेंबरशिप ले लीजिए, हमारा सहयोग होगा। शुक्रिया। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। मित्रों, जब आप परेशानी में होते हैं, कोई भी परेशानी में होता है, तो उन्हें सबसे पहले कौन से देवता याद आते हैं? स्वाभाविक है कि बजरंग बली यानी हनुमान जी आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब चूंकि साहिब को भी हनुमान जी याद आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि साहिब भी बहुत परेशानी में है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में आपने देखा होगा कि किस प्रकार साहिब को हनुमान जी याद आने लगे, अचानक याद आने लगे। बहुत वैज्ञानिकता की बात करते हैं, लेकिन अचानक हनुमान जी का जिक्र कई बार करने लगे। कैसे साहिब अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की तरह खुद का संदेह दूर करके पूरी ताकत से 2024 के चुनाव में उतरने का संदेश देते दिखे। अब भले ही साहिब की पार्टी के एक मुख्यमंत्री हनुमान जी को दलित बताने में लग जाएं और फिर उनकी जाति बताने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि तब कार्यकर्ताओं के मन में और संदेह बढ़ जाता है कि कहीं हनुमान जी की ताकत का एहसास करवाने के बहाने हम कार्यकर्ताओं को भी तो साहब ने दलित ही नहीं समझ लिया है। दलित मतलब कि जिसकी कोई पूछ ही नहीं हो रही है, जिसको सिर्फ वोट की राजनीति का मोहरा माना जा रहा है। खैर, साहब जो भी बोले या उनके कार्यकर्ता जो भी समझे, लेकिन हमने जो समझा उसे आपके सामने रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है, और कम से कम 4PM आपको सच बताता रहता है। तो चलिए हम अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर साहब की परेशानी का असली कारण क्या है जो उन्हें हनुमान जी की याद दिलाने लगता है। दरअसल साहिब की परेशानी 3 फ्रंट पर है। पहला फ्रंट है कि साहिब की पार्टी के पास अब कोई सहयोगी दल नहीं बचा है। सबको पता है कि साहिब की जो चालें होती हैं वो उनको ख़त्म कर देती हैं। ना तो अकाली दल है और ना ही बाल ठाकरे की विरासत है। जयललिता की पार्टी बिखर चुकी है, तो नीतीश बाबू जाति जनगणना के सहारे संघ और भाजपा के चुनावी हिंदुत्व की जड़ में ही मट्ठा डालने पर आमादा है। दूसरा बिंदु, समाज का अलग अलग तबका अपनी समस्याओं को लेकर अलग से खेमेबंदी कर रहा है। किसान अपनी MSP गारंटी की मांग को लेकर अड़े गए हैं, तो नौजवान अपने रोजगार के मुद्दे के साथ खड़े हैं। याद रखिए, इन नौजवानों को 4 साल वाला रोजगार, अग्निवीर टाइप का, और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के शब्दों में भाजपा मुख्यालय में गार्ड की नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें परमानेंट रोजगार चाहिए। महंगाई और आरक्षण नियमों का पालन न होने का मामला साहब को अलग से परेशान कर रहा है। तीसरा बिंदु, सबसे बड़ा मामला राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलते जाने का है। कहीं सत्ता फिसल रही है तो कहीं जनाधार फिसल रहा है, तो कहीं सत्ता और जनाधार दोनों फिसलता जा रहा है। आज हम इन्हीं राज्यों की बात कर रहे हैं कि आखिर राज्य के फिसलने से साहिब क्यों इतना परेशान है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं। एक
ऐसा राज जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने झोली भर के सीटें जीती थी। पिछले 4 लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा के साथ खड़ा रहा कर्नाटक इस बार दूसरी राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां कांग्रेस के पक्ष में आंधी चलने की खबरें आ रही हैं। कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट तक ठुकरा रहे हैं और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये भी मान रहे हैं कि 1994 के बाद पहली बार कर्नाटक में इतना जबरदस्त सत्ता विरोधी रुझान दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको बड़े सपने थे कि हम दक्षिण से बहुत सारी सीटें ले आएंगे। पूर्वी भारत से जितनी सीटें हारेंगे, उत्तरी भारत से जितनी हारेंगे, सब दक्षिण पूरा कर देगा। लेकिन कर्नाटक ने सारा मामला बिगाड़ दिया। दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप सोच सकते हैं इन दोनों राज्यों की 40 में से 37, 40 में से 37 सीटें भाजपा के पास हैं। मगर अब भाजपा छत्तीसगढ़ में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बघेल साहब ने भाजपा को पैक कर दिया है और मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रही है, भयंकर कर रही है। सिंधिया साहब का जादू चल नहीं पा रहा। स्वाभाविक है कि अब वहां मामा मुख्यमंत्री बहुत बड़ा रोल प्ले करने की स्थिति में दिख नहीं रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल की स्थिति वैसी हो रही है जैसे एक जमाने में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की हो गई थी। बिहार से उठी जाति जनगणना की लपटें भी इन दोनों जगह पर पहुंच चुकी हैं। अब ऐसे में साहब की अपील कितना कारगर होगी, इस पर अब साहब को भी भरोसा बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाने वाला विधानसभा से पारित विधेयक को भी भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर ने रोक रखा है। इसको लेकर अलग से परेशानी है। तीसरा, बिहार और बंगाल, ये दो राज्य मुसीबत भरे। बिहार और बंगाल में कुल 35 लोग 2019 में कमल छाप जीतकर आए थे। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उनमें से 5 की उम्मीद भी दिखाई दे नहीं रही है, यानी 30 सीटों का सीधा नुकसान। बिहार में 2015 के चुनाव की भांति लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ हैं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि वहां पर क्या होने जा रहा है। वही बंगाल में अब सीधी लड़ाई लेफ्ट कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। चौथा राज्य राजस्थान और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में अब खेल पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा का सेंटीमेंट तो पूरी तरह भाजपा के विरोध में दिख रहा है। वहीं राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी चुनावी राजनीति इस बात पर निर्भर करती है कि कांग्रेस कब सचिन पायलट के नाम के साथ मुख्यमंत्री पद जोड़ती है, क्योंकि हुड्डा ने हरियाणा में और जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों को लगभग लामबंद कर लिया है। अब ऐसे में सचिन को मुख्यमंत्री पद मिलता है तो इस पूरे इलाके में जाट गुर्जर मुसलमान की एकता खतौली उपचुनाव जैसा रिजल्ट 2024 में दिखा सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य महाराष्ट्र के सेंटीमेंट के बारे में क्या कहा जाए, जब गोदी मीडिया का मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी वहां भाजपा की हालत पतली बता रहा है तो भला हम उसमें क्या नया जोड़ दें। कुल मिलाकर 50 खोके एकदम होके मराठी मानुष की जबान पर चढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पूर्व का यूपी उस समय इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का नारा अखिलेश यादव कितनी जोर से लगा पाते हैं और सपा के कार्यकर्ता जाति जनगणना के मुद्दे को कितना अंदर तक लोगों के बीच ले जा पाते हैं। वैसे विधानसभा चुनाव में बलिया से बाराबंकी तक तो सपा ने भाजपा की बैंड बजा दी थी। वोट प्रतिशत देखेंगे तो बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन याद रखिए तब अखिलेश के साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे जो अब नहीं है। लिहाजा अब नीतीश कुमार की जरूरत काफी शिद्दत से अखिलेश यादव महसूस कर रहे हैं और साथ है भी। कुल मिलाकर गुजरात, उत्तराखंड, असम को छोड़ दें तो पूरे देश में साहब को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में हनुमान जी की याद आना और कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की याद दिलाना साहब की मजबूरी की को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति है, लेकिन असली खेल तो 13 मई जब कर्नाटक की मतगणना आएगी उसके बाद शुरू होगा।
राजनीतिक इन चालों को देखना हो तो 4PM देखते रहिए। ये वो चैनल है जो आपके साथ खड़ा होगा। गोदी मीडिया नहीं है तो डंके की चोट पर अपनी बात कहेंगे। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4PM यूपी, 4PM बिहार, 4PM कर्नाटक, 4PM गुजरात, इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।